आज हमारा टॉपिक है राजनीतिक दल और दबाव समूह। बी पार्ट सेकंड। राजनीतिक दल और दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या तुलना है? दोनों एक दूसरे के पूरक किस प्रकार से? राजनीतिक दल सार्वजनिक हितों की पूर्ति करने वाले वो संगठन हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार और जनता के बीच कड़ी का काम करते हैं। संगठित समुदाय का नाम राजनीतिक दल है और जिसका मूल उद्देश्य है सार्वजनिक हितों की पूर्ति करना। और दबाव समूह से तात्पर्य है विशेष हितों की पूर्ति करने वाला समूह जो संगठित भी हो सकता है और असंगठित भी हो सकता है। राजनीतिक दलों की आवश्यकता जब पड़ी उसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हुआ करता था और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में थोड़ी सी जनसंख्या और जनसंख्या की जो जन समस्याएं होती थी वो खुद ही एक स्थान पर इकट्ठे होते और उनकी लीडरशिप करने वाला व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, वो उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया करता था। धीरे धीरे जैसे जैसे जनाधिक्य हुआ, विकास हुआ और प्रजातांत्रिक प्रोसेस हमारे सामने आया तो प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार निर्माण की प्रक्रिया हमारे सामने आई, संवैधानिक प्रावधान हमारे सामने आए, मौलिक अधिकार हमारे सामने आए, नीति निर्देशक तत्वों की अनुपालना हमारे सामने आई, अर्थात लिखित संविधान की सर्वोच्चता, निष्पक्षता और निर्णय की भूमिका के माध्यम से हमने जाना कि किस तरह एक देश की शासन व्यवस्था में सुचारू रूप देने के लिए, व्यवस्थित रूप देने के लिए संविधान की आवश्यकता है और उस संविधान के साथ साथ राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व यानी संगठित समुदाय का होना भी जरूरी है। राजनीतिक दल, जैसा कि हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो राजनीतिक दलों की संख्या कितनी हो इस बारे में हमारे संविधान मौन है, शांत है, यानी अनेकों अनेक राजनीतिक संगठन, राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रियाओं में सहभागिता चुनाव आयोग के माध्यम से परमिशन लेकर ले सकते हैं। राजनीतिक दल एक संगठित समुदाय है, जैसा मैंने आपको बोला पहले, और इस संगठित समुदाय को संगठित होने का मूल उद्देश्य यह माना गया कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए जो शासन सत्ता स्थापित की जाएगी उसमें राजनीतिक दलों की अहम भूमिका होगी और राजनीतिक दल जो हैं संवैधानिक प्रावधानों के तहत चुनावों का सहज संचालन करेंगे। चुनाव आयोग जब चुनाव की अधिसूचना जारी कर देता है तो सभी राजनीतिक दल एक्टिवेट होकर अपने अपने चुनावों को प्रचार प्रसार करते हुए अपने प्रतिनिधियों का चयन प्रारंभ कर देते हैं कि अमुक क्षेत्र में हमें किन प्रतिनिधियों को उतारना है। विधानसभा इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन हो या ग्रामीण अंचल के इलेक्शन हो या नगरपालिका इलेक्शन हो, हर स्तर पर ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है। ये लोकतांत्रिक प्रोसेस है कि प्रत्येक स्तर पर चुनावी प्रोसेस के माध्यम से जनप्रतिनिधि अपना प्रतिनिधित्व प्राप्त करे और जनता अपने वयस्क मताधिकार से उन प्रतिनिधियों का चुनाव करे। तो इन चुनावी व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों की अहम भूमिका मानी जाती है। अधिसूचना, चुनाव, नामांकन पत्र भरना, नामांकन पत्र की जांच होना, नामांकन पत्र वापस लेना, नामांकन पत्र की जांच के बाद चुनावी तिथि की घोषणा, चुनाव के बाद मतदान, मतदान के बाद गणना और गणना के बाद इलेक्शन की जो रिजल्ट है उसका डिक्लेरेशन और तत्पश्चात बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल शासन सत्ता में राजनीतिक दलों की भूमिका और अधिक अहम होकर पक्ष विपक्ष की भूमिका निर्वहन करने का दायित्व पूरा किया जाता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल व्यवस्थापिका पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में सत्ता पक्ष के राजनीतिक दल के मेंबर भी हैं और विपक्ष के राजनीतिक दल के मेंबर भी उपस्थित होते हैं। और व्यवस्थापिका, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, विचार विमर्शात्मक सभा स्थल, जहाँ पर जन इच्छाओं की पूर्ति के लिए विचार विमर्श करके कानून का निर्माण किया जाता है। तो इसमें राजनीतिक दल अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले सरकार का निर्माण, यानी प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, व्यवस्थापिका में बहुमत दल का नेता सेलेक्ट होता है और उसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा उसी दल में से मंत्रिमंडल का निर्माण होता है और संपूर्ण मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से पार्लियामेंट यानी व्यवस्थापिका निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं और निम्न सदन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और द्वितीय सदन राज्यसभा वो राज्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रत्येक सदन की है, प्रत्येक संस्था की है, प्रत्येक व्यक्ति की है, व्यक्ति विशेष की। जनप्रतिनिधि जब बहुमत से विजयी हो जाते हैं तो वह अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सत्ता पक्ष यानी सरकार के समक्ष रखते हैं सदन पटल पर और उनका निवारण करवा के और निर्णय को जनता को सरकार के निर्णय को जनता को अवगत कराने का दायित्व भी राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधियों का है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि रोल ऑफ राजनीतिक दल: चुनावों का सहज संचालन, लोकतंत्र के वाहन, जनता और सरकार के बीच कड़ी, जन समस्याओं के निदान में सहभागी, जन इच्छाओं की पूर्ति के लिए तत्पर, अनेकों अनेक कार्य उनको अपने क्षेत्र के विकास के लिए करने पड़ते हैं। क्षेत्र के विकास के लिए उनका जो क्षेत्र है, शिक्षा हो, कृषि हो, स्वास्थ्य हो, कोई भी लोक कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करना होता है ताकि सरकार की योजनाओं की क्रियान्विति भली भांति हो सके और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच सके। अब दूसरा पहलू आता है दबाव समूह। दबाव समूह के बारे में प्रेशर ग्रुप जिसको कहते हैं, लॉबिंग जिसको कहते हैं, कि दबाव समूह दबाव डालकर अपने हितों की पूर्ति कराने में सक्षम होता है। ये विशेष हितों की पूर्ति करने वाला समूह है, जैसे किसानों का समूह, शिक्षकों का समूह, विद्यार्थियों का समूह, महिलाओं का समूह, कर्मचारियों का समूह, बैंकिंग कर्मचारियों का समूह, अलग अलग रेल कर्मचारियों का समूह, हर डिपार्टमेंट से संबंधित समूह। ये समूह के सदस्य संगठित और असंगठित दोनों रूप में हो सकते हैं। एक व्यक्ति एक बार में अनेक समूह का सदस्य भी हो सकता है और उनके द्वारा अपने वर्ग विशेष के हितों की पूर्ति के लिए संघर्ष किया जाता है और चुनाव के वक्त राजनीतिक दलों को से आश्वासन लिया जाता है कि हमारा समूह आपके साथ है, आप इलेक्शन जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद हमारे हितों की पूर्ति को प्रधानता देंगे, प्रबलता देंगे और हमें लाभ देंगे। जब प्रतिनिधि बहुमत प्राप्त करके सत्ता में पहुंच जाता है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव यानी राज्य की विधानसभा का मेंबर बन जाता है, तो दबाव समूह के द्वारा उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाकर अपने वर्ग विशेष के हितों के लिए नियम निर्माण करने के लिए, नीति निर्धारित करने के लिए, कार्यक्रम योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए कहा जाता है। यानी ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव तो नहीं लड़ते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों को प्रभावित जरूर करते हैं नियम निर्माण करने में, लुका छिपी की भूमिका निभाते हैं, प्रेशर बनाते हैं, दबाव डालते हैं संगठित और असंगठित समुदाय के रूप में। दोनों के कार्य करने का तरीका अलग है, लेकिन है तो समूह। दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति करवाने के बाद संगठन से अलग भी हो सकते हैं व्यक्ति और संगठन से जुड़े भी रह सकते हैं।
राजनीतिक दल में एक व्यक्ति एक बार में एक ही दल का सदस्य हो सकता है। दबाव समूह में एक व्यक्ति एक बार में अनेक समूहों का सदस्य हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं एक महिला हूँ, महिला समूह में आ गई। मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक समूह में आ गई। मैं एक किसान हूँ, किसान समूह में आ गई। और तीनों के हित या कार्यक्रम या योजनाएं अलग अलग है। तो ये डिफरेंसेस हैं। यानी चुनावों का सहज संचालन करना, लोकतंत्र का वाहन, जनता सरकार के बीच कड़ी, ये तो राजनीतिक दल का है। और दूसरा पक्ष है कि समय समय पर अपने वर्ग विशेष के हितों के लिए संघर्ष करने वाला समूह दबाव समूह कहलाता है। और दोनों का देखिए उद्देश्य अलग अलग है, फिर भी व्यक्ति का जो अनंत आवश्यकताएं हैं, और व्यक्ति परिवार की मूल इकाई है, समाज की मूल इकाई है, राज्य की मूल इकाई है, राष्ट्र की मूल इकाई। बिल्कुल आप इस बात को समझ सकते हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, उसकी अनंत आवश्यकताएं हैं। अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह घर में रहता है, समाज में रहता है, परिवार में रहता है, राज्य में रहता है। तो राजनीतिक दलों से उम्मीद राज्य के माध्यम से हो गई। सामाजिक समस्याओं का निवारण संगठित समुदाय के रूप में करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन सब बातों को विश्लेषण करने के बाद भी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, चाहे दबाव समूह और राजनीतिक दलों में भिन्नता पाई जाती हो, अंतर पाया जाता हो, लेकिन ये हैं एक दूसरे के पूरक। एक दूसरे के बिना इनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। जैसे राजनीतिक दलों को बहुमत चाहिए, तो बहुमत मिलेगा संगठित समुदायों से, असंगठित समुदायों से। और दबाव समूह को अपने योजनाओं की क्रियान्विति चाहिए, अपनी नीतियों का निर्माण चाहिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति चाहिए, वर्ग विशेष के हितों की पूर्ति चाहिए। वो हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव शासन व्यवस्था के माध्यम से, यानी राजनीतिक दलों के माध्यम से। तो आज हमने अध्ययन किया राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों का संगठन कैसे होता है, और दोनों के उद्देश्य क्या हैं, और दोनों एक दूसरे के पूरक किस प्रकार से हैं। नमस्कार।